Hello dear teachers, in this video we are going to discuss some questions based on the chapter units and measurement. Also we will discuss some previous questions of KVS and NVS. So let's start with the first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, रिएक्टेंस का यूनिट क्या है। तो हम थोड़ा याद करते हैं, अल्टरनेटिव करंट चैप्टर में एक टर्म है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो सिंबल है वो हम लिखते हैं एक्सएल, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ओमेगा एल। और एक टर्म होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका जो सिंबल होता है वो होता है एक्स सी, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है 1/ओमेगा-c। और ये जो टर्म है ये इक्विवेलेंट होते हैं रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस क्योंकि ये तीनों ही ऑपोजिशन ऑफर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एलिमेंट्स। रेजिस्टेंस आर यहाँ पर, तो R का जो यूनिट है, जो डायमेंशन है वो एक्सेल, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके साथ इक्वल है, और एक्स सी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके साथ इक्वल है। तो रिएक्टेंस का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा रेजिस्टेंस का यूनिट, और वो है ओम। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ओम। तो आइए आगे चलते हैं। यहां पर हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको थोड़ा चेक करते हैं। इसमें स्पीड है फर्स्ट, और उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है वो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -12। तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लिखते हैं 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -12। तो मतलब इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन मतलब स्पीड का डायमेंशन है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इनमें डायमेंशन अलग नहीं है, सेम डायमेंशन है। सेकेंड ऑप्शन में जो है हमारा टॉर्क, टॉर्क का एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं, टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखते हैं R क्रॉस एफ, R क्रॉस एफ लिखते हैं। तो इसका जो यूनिट बनेगा वही मीटर, ये न्यूटन, तो न्यूटन मीटर, तो अल्टीमेटली वो जूल आ जाएगा, और वर्क का जो यूनिट है वो भी जूल है। तो इन दोनों का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और सी ऑप्शन में है मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम का यूनिट होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी मतलब केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 इनटू टाइम मतलब सेकेंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड पावर -1। तो यहां पर इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग हो जाएगा। इसका आ जाएगा mLt-1 और इसका आ जाएगा mL2t-1। तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है, इसीलिए हमारा आंसर बनेगा सी। फिर भी हम जो ऑप्शन डी है वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहां पर ऑप्शन डी में है स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब वही प्रेशर के साथ इक्विवेलेंट होता है डायमेंशनली। तो फोर्स बाय एरिया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं mL-1t-2, और ये इक्विवेलेंट है, स्ट्रेस मतलब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के साथ इक्विवेलेंट है। और इसका तीन टाइप हम बात किए थे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस। मतलब यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ये स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा हमारा सी। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इन द रिलेशन P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा e पावर -α z बाई k थीटा,
और P यहाँ पे प्रेशर है, Z डिस्टेंस है और K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा इज टेम्परेचर और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा ये पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो क्या लिखा गया है कि P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। तो हम ये प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किए थे कि अगर कोई एक्सप्रेशन ई के पावर में होता है तो जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का जो पावर होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब m0 l0 t0 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 होगा। ओके, और डायमेंशनल लेस होने के लिए ये ऊपर जो अल्फा जेड है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और नीचे जो के थीटा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अल्फा जेड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू के थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, और यहां से हम लाएंगे अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि इक्वल है के थीटा बाई जेड के साथ। तो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं ml2 t माइनस 2 थीटा माइनस 1, और यहाँ पर थीटा है, थीटा को यहाँ पे मैं टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला की तरह यूज किया है, और नीचे जो है वो z है, लेंथ जो है वो है l। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन रहा है हमारा m l1 और t माइनस 2 और थीटा ये जो -1 है और +1 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इस एक्सप्रेशन में ये तो डायमेंशनलेस हो गया, अब जो P बचा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा बाई बीटा के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, P का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू अल्फा ओपन बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, और हमें चाहिए बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि इक्वल होगा अल्फा बाई पी के साथ। और यहाँ पर अल्फा, तो हम अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाले हैं m l1 t माइनस 2 बाई p, प्रेशर का हमें पता है m l माइनस 1 t माइनस 2। तो यहाँ पर m और m कैंसिल हो जाएगा, t माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो l माइनस 1 है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा प्रेशर, सॉरी बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा mm कैंसिल हो गया तो m0 बनेगा, और ये l2 बनेगा, t0 बनेगा। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है देखते हैं। द फेमस स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ एमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन पर यूनिट टाइम, मतलब जो थर्मल रेडिएशन निकलता है पर यूनिट टाइम बाय ए ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया and fourth power of its absolute temperature, that is Q is equal to sigma A T fourth, where A area, T temperature and sigma is a universal constant, जो कि हम स्टीफेंस कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये पूछ रहा है एनर्जी, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सिस्टम में ये जो सिग्मा है जो कांस्टेंट है, स्टीफेंस कांस्टेंट है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा है Q इज इक्वल टू सिग्मा ए टी फोर्थ जो लिखा हुआ है, हमें ध्यान देना होगा यहां पे Q जो बोला है थर्मल रेडिएशन पर यूनिट टाइम, मतलब ये हो जाएगा थर्मल पावर। तो
हमें सिग्मा का चाहिए, सिग्मा का तो Q बाई ए टी फोर्थ होगा, और Q जो है वो है एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम बाई ए टी फोर्थ। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा E, नीचे टाइम आ गया और ये एरिया हो गया और ये टी फोर्थ हो गया। तो ये फिर एनर्जी में पूछा है, इसीलिए एनर्जी को एनर्जी ही रखेंगे हम। तो सिग्मा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बनेगा एनर्जी इंटू टी पावर -1, और इस एरिया के लिए L पावर -2, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, इसीलिए केल्विन का पावर -4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है कि द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x अपॉन v माइनस के, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v लीनियर वेलोसिटी है, और ये जो k है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x बाई वी माइनस के, तो मैं ये भी बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो डायमेंशन लेस है, मतलब इसका डायमेंशन भी m0 l0 t0 होगा। लेकिन यहां पर हमें k का पूछा है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये x बाई वी और k माइनस हुआ है, तो हम सिंपल सी बात ये कर सकते हैं कि k का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो x बाई वी के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वल हो जाएंगे। तो x यहां पर डिस्टेंस है, तो l, और v जो है वो हमारा लीनियर स्पीड है। लीनियर स्पीड तो हम लिख सकते हैं l t -1, t -1, तो l l कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा t। तो आंसर हमारा बन रहा है ऑप्शन बी बन रहा है। और इस क्वेश्चन में हम थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी रख सकते हैं कि ये जो y का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो a के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वल होगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा डायमेंशनलेस बन जाएगा। ओके, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर ये बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वही वेव वाला क्वेश्चन फिर यहां पर है, और द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा बाई के क्या होगा, किसके साथ इक्वल होगा पूछ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि इन द इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2at माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स साइन इनवर्स टी बाई ए माइनस 1, और जो वैल्यू ऑफ x है वो क्या है पूछ रहा है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं थोड़ा। क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2at माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू a पावर x साइन इनवर्स t बाई a माइनस 1। तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर यूज करेंगे तो t बाई ए जो है वो डायमेंशन लेस होगा, t बाई ए जो है वो डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है पूरा डायमेंशन लेस है, यहां पर 1 डायमेंशन लेस है, तो t बाई ए भी डायमेंशन लेस होगा, इसीलिए t का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होगा। तो a का डायमेंशन जो है वो इक्वल होगा t के डायमेंशन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया और ये पूरा बन गया डायमेंशन लेस। तो इस एक्सप्रेशन का डायमेंशन इसके साथ इक्वल होगा, इस एक्सप्रेशन का डायमेंशन इसके डायमेंशन के साथ इक्वल होगा।
तो इस तरफ क्या आ रहा है देखते हैं। इस तरफ क्या आएगा, ये a जो है वो t बन गया, तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, और ये तो है ही टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर माइनस होगा तो रिजल्ट बनेगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का जो रूट है वो भी t बनेगा। तो नीचे वाला बन गया t और ऊपर भी है t, नीचे वाला बन गया t और ऊपर भी है t। तो इस तरफ का जो एक्सप्रेशन है वो डायमेंशन लेस बन रहा है, लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो बन रहा है डायमेंशन लेस। तो ऑब्वियसली अगर a t है, t का पावर क्या होने पर वो भी डायमेंशन लेस बनेगा, तो t का पावर 0 हो रहा है, क्योंकि इस तरफ तो m0 l0 t0 है, तो ये t है, तो t का पावर क्या होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ जो ये आंसर होगा वो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो आंसर C करेक्ट हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर है कि डायमेंशंस ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग आर। ये हम पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं, और अभी भी जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 2 शायद हम सॉल्व किए हैं, तो वहां आप चेक कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, खुद सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉय रिकल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट्स वेयर टू पुट द कांस्टेंट c स्पीड ऑफ लाइट। ही राइट्स m इक्वल टू m नॉट बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर, where m and m naught stand for masses, v for speed, और पूछ रहा है right place of ch। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले में ये जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लड़का है जो एक रिलेशन है जो ऑलमोस्ट करेक्टली वो रिकॉल कर लिया था, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको लिखना भूल गया। तो क्या हम ऐसा डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करके उस सी के लिए एक सही जगह चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर m जो है वो डायनामिक मास है, m नॉट जो है वो रेस्ट मास है। उस बॉडी को हम स्पीड v से प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर अगर डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो भी पता चल सकता है। ओके, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और यहां पर जो v है वो भी स्पीड है। नीचे माइनस है, यहां पर 1 है, तो 1 डायमेंशन लेस है, तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसको डायमेंशन लेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके नीचे उसी के जैसा ही कुछ डिवाइड करना होगा, मतलब स्पीड का स्क्वायर डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आंसर बन गया हमारा। तो क्या कर सकते हैं, m नॉट बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, a quantity x is given by epsilon naught L del V by del T, where epsilon naught is the permittivity of free space, L is length, del V is potential difference and del T is a time interval। और उस एक्सप्रेशन x का डायमेंशन या फिर वो किसके डायमेंशन के साथ इक्वल होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं थोड़ा। x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट l डेल v अपॉन डेल t। अगर हम इस पे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, l का डायमेंशनल फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल t का ये डायमेंशनल फॉर्मूला सब अगर पुट करेंगे तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो उसको और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं, थोड़ा याद कीजिए
कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका एक्सप्रेशन कैपेसिटी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओके, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको थोड़ा याद कीजिए। क्या इसका जो डायमेंशन है वो एप्सिलॉन नॉट, यहां पर एरिया, यहां पर डिस्टेंस, तो ये भी डायमेंशन के हिसाब से L आ जाएगा, हो सकता है ऐसा। तो यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट L है उसको हम लिख सकते हैं C डायमेंशन या फिर यूनिट वाइज, और ये हो गया डेल V बाई डेल T। तो C डेल V को हम लिख सकते हैं डेल Q चार्ज बाई डेल T, और डेल Q बाई डेल T क्या आ गया, करंट। क्या आ गया, करंट। तो ये जो X है, X का डायमेंशन किसके साथ इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक करंट के साथ। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस सेक्शन में हम जो एसरेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मास, जो एसरेशन गिवन है, मास लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ, ये तो सही है, हम पढ़े हैं ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनमें से ये 3 है। और रीजन में बोल रहा है कि मास लेंथ एंड टाइम आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ये भी सही है, और यही तो रीजन होता है। फंडामेंटल का डेफिनेशन यही होता है कि जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल। तो यहां पर यह हुआ कि एसरेशन सही हुआ, रीजन भी सही हुआ, और यही रीजन है ये एसरेशन होने का, करेक्ट होने का। तो यहां पर हमारा आंसर ये बनेगा कि बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरेशन ए। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि लाइट ईयर एंड वेवलेंथ हैव सेम डायमेंशंस। लाइट ईयर एंड वेवलेंथ है सेम डायमेंशन है। लाइट ईयर ये हम पढ़े हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पैरालैक्टिक सेकेंड, ये तीनों ही यूनिट ऑफ लेंथ है, और वेवलेंथ भी यूनिट ऑफ लेंथ है। तो इन दोनों का डायमेंशन सेम है। रीजन में क्या लिखा है, तो एसरेशन सही हो गया हमारा। तो रीजन में क्या लिखा है, लाइट ईयर रिप्रेजेंट्स टाइम, ना ये गलत हो गया। लाइट ईयर तो लेंथ का यूनिट है, ये टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सही है। भले ही वेवलेंथ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, ये वाला सही है, लेकिन ये वाला गलत है, इसीलिए रीजन गलत हो जाएगा और एसरेशन जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा एसरेशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ये वाला आंसर हमारा बनेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर ये है, द प्रोडक्ट RC एंड L/R हैव सेम डायमेंशंस। ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये जो RC है और L/R है और एक टर्म है √LC, ये तीनों का डायमेंशन सेम है और इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो सही है ये एसरेशन कि RC और L/R का डायमेंशन सही है, और रीजन में भी वही बताया गया है कि RC और L/R का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के साथ इक्वल है। सो ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो यहां पर आंसर हमारा बनेगा कि एसरेशन रीजन दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो एसरेशन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो बनेगा हमारा वो है ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमारा सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस है। तो एसरेशन यहां पे बोलता है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.001 इज 1 व्हाइल 0.100 इट इज 3। और ये सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक में हम डिस्कस किए हैं, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं। काइंडली इसको देखिए और सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। और ये रिक्वेस्ट है कि आपको कि इसको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएंगे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये एक और टाइप का क्वेश्चन यहां से हम शुरू करते हैं।
जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव या फिर पैसेज बेस्ड या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन। ये जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो ज़्यादातर वो ऑब्जेक्टिव एसरेशन रीजन टाइप और ये जो पैसेज बेस्ड या केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन पे वो फोकस करता है। इसीलिए मैं ये तीनों टाइप का क्वेश्चन जो है वो कवर किया है इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए देखते हैं ये जो पैसेज है, पहले वो देख लेते हैं क्या बोला है इस पैसेज में। कि ये जो वैन डर वाल्स इक्वेशन है, ये पता है हमें, ये जो रियल गैस के लिए रियल गैस इक्वेशन होता है विद द करेक्शन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर P जो है प्रेशर होता है, V वॉल्यूम और A एंड B कॉन्स्टेंट्स और RT, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो यहां पर क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए, डायमेंशंस ऑफ ए, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, फिर से इस इक्वेशन को यहां पर थोड़ा लिखता हूं। क्या इक्वेशन है हमारे पास, P प्लस ए बाई भी स्क्वायर और V माइनस बी इक्वल टू RT। तो यहां पे अगर डायमेंशन ऑफ ए बोला है तो कोई टेंशन नहीं, इतने सोचने की बात ही नहीं है। यहीं से पता चल रहा है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा क्योंकि यहां पर प्लस है, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम लिख सकते हैं a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन जो है वो p के डायमेंशन के साथ इक्वल होगा। तो a का डायमेंशन जो इक्वल होगा वो p इंटू वी स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। तो a का डायमेंशन क्या बन जाएगा हमारा, प्रेशर का क्या है m, l माइनस वन, t माइनस टू, और v का l क्यू है लेकिन v स्क्वायर है इसीलिए l6 बन जाएगा। और a का डायमेंशन यहाँ पर बन जाएगा हमारा m l माइनस वन प्लस सिक्स l 5 t माइनस टू। तो ये है a का डायमेंशन। तो ऑप्शन a यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसी पैसेज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट b का क्या जो डायमेंशन होगा। तो मैं यहां पर फिर से वही इक्वेशन लिख लेता हूं थोड़ा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। ओके, और B कहां पे है, B यहां पे है और माइनस भी के साथ है। तो वही सिंपल सी बात है, इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि वो माइनस से जुड़े हुए हैं। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू V का डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का, जो कि किसके साथ इक्वल होगा, LQ। तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा C, LQ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ RT। डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहता हूं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्योंकि ज्यादातर हम ये जो नॉट वाला पार्ट होता है वो स्किप कर जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए। ओके, कहीं पे नॉट होता है तो वो हमारे स्किप हो जाता है और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, नॉट बोला है। तो फिर से मैं एक काम करता हूं, वही फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस पी इक्वल टू RT। इनमें से RT का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि RT के साथ किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, RT के साथ डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है PV का, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन P और V का हो सकता है क्योंकि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो P का है और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो V का है। ठीक है, क्योंकि ये तो P है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी P है, ये V है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला V ही है। तो इसका एक लिख सकते हैं P और इसको एक लिख सकते हैं V। तो एक तो हो गया PV। और क्या हो सकता है, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, यहाँ पे P इंटू B भी बन सकता है क्योंकि वॉल्यूम को B लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या बन सकता है,
P के जगह लिख सकते हैं a/v² इंटू v, ये भी लिख सकते हैं इसका a/v² इंटू v। तो ये क्या बन गया a/v। और क्या लिख सकते हैं यहां से क्या लिख सकते हैं P को a/v² इंटू b। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है क्या। तो पहला ऑप्शन जो है PV वो तो है, मतलब RT के साथ इक्वल होगा। P इंटू B वो भी है तो RT के साथ इक्वल होगा। a/v² ना, a/v² तो नहीं है, a/v है, तो ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि ab/v² तो है, ये है ab/v²। तो नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बोला है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा C, a/v²। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और यहां पे पूछा है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ AB/RT, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ AB/RT। ठीक है, तो पहले एक काम करता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं AB/RT, और जो प्रीवियस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे थोड़ा उसका रेफरेंस लेते हैं। यहां से क्या लिख सकते हैं हम AB को या फिर RT को। ओके, कोशिश करते हैं AB को चेंज करने की। तो A को लिख सकते हैं P इंटू v², A को लिख सकते हैं P इंटू v², और B को लिख सकते हैं V/RT। तो यहां मैं ऐसे लिख लेता हूं PV इंटू v²/RT। यहां पर तो PV और RT का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है ना, तो ये तो कट गए, डायमेंशनल फॉर्मूला तो कट गया इसका। तो फाइनल जो रिजल्टेंट बन रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला वो किसका बन रहा है, v² बन रहा है। v² बन रहा है मतलब L6 बन रहा है। तो L6 तो यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का ही एक क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RT किसके साथ इक्वल है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका इक्वल होगा। तो हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला PV इक्वल होता है RT के साथ, है कि नहीं। RT का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो PV, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, अगर हम थोड़ा याद भी करें तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो वर्क डन के साथ इक्वल होता है। नहीं, अगर याद भी नहीं है तो डायमेंशनली हम डील भी कर सकते हैं इसके साथ। प्रेशर का लिख सकते हैं ML-1 T-2, और वॉल्यूम का लिख सकते हैं L3। तो ये आ जाएगा ML2 T-2, ये वर्क और एनर्जी का होता है। तो यहाँ पर आंसर है एनर्जी, और स्पेसिफिक हीट तो नहीं है, फोर्स तो नहीं है, और लेटेंट हीट भी नहीं है, क्योंकि लेटेंट हीट जो होता है वो हीट एनर्जी बाई मास होता है। ठीक है, फोर्स जो होता है वो तो नहीं होगा, एनर्जी के साथ इक्वल नहीं होगा, इसीलिए आंसर हमारा बन जाएगा एनर्जी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट भी नहीं होगा क्योंकि वो होता है हीट एनर्जी बाई मास बाई टेम्परेचर भी होता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, तो आंसर हमारा एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जो कि इस बार Tier 2 एग्जाम में एक नया पैटर्न ऐड किया है। तो जो सेक्शन था, जो प्रीवियस सेक्शंस था, वो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम 3 पार्ट देखे। जो पहला एक ऑप्शन करेक्ट, उसके बाद एसर्शन रीजन वाला, और फिर जो पैसेज वाला, और ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, स्टेट द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजर्ड क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका जो आंसर है मैं पहले वीडियोस में डिटेल में लिखा हुआ है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वीडियो आप पहले से देख चुके हैं तो आपको ये आंसर पता होगा। और एक बात मैं बताता हूँ आपको यहाँ कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का जो यहाँ पर मुझे जो लगता है कि जो CBSE है
वो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं पूछेगा, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसीलिए हमें हर तरफ से तैयार रहना चाहिए। ओके, तो चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिराइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस एंड एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। मतलब वॉल्यूम बाई सेकेंड बोला है, और इसको हम रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं थ्रू ए नैरो पाइप। एज्यूम दैट द रेट ऑफ फ्लो लिक्विड, वही है वॉल्यूम बाई टाइम, मतलब वही रेट ऑफ फ्लो। किस पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रेडियस आर ऑफ द पाइप और प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर डिफरेंस बाय लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और दूसरा हिस्सा भी इस क्वेश्चन में है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का जो फोर्थ एप्लीकेशन था, डिराइवेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, उसी मेथड का हम यूज करेंगे कि रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम बाय टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है किसको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा का पावर ए और रेडियस ऑफ द पाइप पावर बी, और जो प्रेशर ग्रेडियंट है पी बाई एल का पावर सी। और इस पे हम लिख सकते हैं अभी कि ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया, एटा का पावर ए, आर पावर बी, पी बाई एल का पावर सी। तो दोनों तरफ अगर डायमेंशन ले तो मास तो नहीं है यहाँ पे, वॉल्यूम मतलब L3 और T-1 हो जाएगा। यहाँ पर K का कोई डायमेंशन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन है ML-1, T-1 का पावर A, आर रेडियस तो डायमेंशन L बनेगा B, और यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर बाय लेंथ, तो प्रेशर का तो ML-1 T-2 होता है, तो ये L-2 हो जाएगा क्योंकि नीचे और एक लेंथ है, और T-2 का पावर C हो जाएगा। तो M0 L3 T-1 इक्वल टू, अब M देखते हैं, ये M का पावर A, M का पावर C, तो यहाँ पर बन जाएगा M पावर A प्लस C, L का पावर माइनस A प्लस B माइनस 2C, L का पावर माइनस A प्लस B माइनस 2C, फिर T का पावर माइनस A और T यहाँ पर है माइनस 2C, तो फिर ये बन जाएगा T का पावर माइनस A माइनस 2C। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा A प्लस C इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, माइनस A प्लस B माइनस 2C इज इक्वल टू 3, माइनस A माइनस 2C इज इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो क्या मिलेगा हमें? वो प्लस A माइनस से कैंसिल हो जाएगा, C और माइनस 2C अगर ऐड करेंगे तो माइनस C, 0 प्लस माइनस 1 तो माइनस 1, तो C बन गया हमारा 1। C क्या बन गया? 1 बन गया। अब ये C का जो वैल्यू है, C का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? A प्लस 1 इक्वल टू 0, तो A का वैल्यू आ गया माइनस 1, A का वैल्यू आ गया माइनस 1। अब इक्वेशन 2 में A और C का वैल्यू पुट करेंगे, तो A का वैल्यू है माइनस 1, तो वहाँ पे माइनस 1 है इसीलिए वो प्लस 1 हो जाएगा, और B का वैल्यू हमें पता नहीं है, माइनस 2 और C का वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 3, तो ये B माइनस 1 इक्वल टू 3, तो B इज इक्वल टू हो गया 4।
b इक्वल टू हो गया 4। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो k का जो एक्सप्रेशन वो पाई बाई 8 यूज करने के लिए बोला है, तो देयरफॉर जो v बाई टी हम लिए हैं रेट ऑफ फ्लो वो आ जाएगा k मतलब पाई बाई 8 इंटू p बाई एल का पावर इटा का पावर a, इटा का पावर a हम कितना लिए हैं -1 और r का पावर b मतलब r का पावर 4 और p बाई एल का पावर 1। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है v बाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 8 इटा एल इंटू पी आर फोर्थ। ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी देखते हैं यहां पर जो नेक्स्ट एक बिट है, सेकंड बिट है, उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यहाँ पे a बाई बी का डायमेंशन निकालिए, वेर ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, और p जो है वो प्रेशर है और x जो है वो डिस्टेंस है, t जो है वो टाइम है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। क्या था वो एक्सप्रेशन हमारा, p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। तो वही हम अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करें तो a का डायमेंशन टी स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं, a हमारा क्या बन गया, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अभी p का डायमेंशन जो है वो यहाँ से ये भी टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर, मतलब ये पूरा टी स्क्वायर हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर बाई नीचे जो है वो बी एक्स है। अब हम क्या करेंगे, b का डायमेंशन अगर निकालेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर बाई p और ये x। तो ये तो टी स्क्वायर हो गया, p मतलब प्रेशर, प्रेशर ही था ना, p मतलब प्रेशर। तो प्रेशर का m l माइनस 1 t माइनस 2 और ये l। तो b कितना बन गया, b बन गया, ये l माइनस 1 l कैंसिल हो गया, m माइनस 1 t फोर्थ। और हमें निकालना था a बाई बी का, a कितना आया है टी स्क्वायर, b कितना आया है m माइनस 1 टी फोर्थ। तो ये होगा m प्लस 1 टी माइनस 2। a बाई बी क्या होगा, m प्लस 1 टी माइनस 2। तो आपसे फिर से और एक रिक्वेस्ट है, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है एम टी माइनस 2, ये कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या है, टेकिंग स्पीड ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि c और g और h को फंडामेंटल लेते हुए मास का, लेंथ का और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। तो हम क्या करते हैं, पहले c का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, l t माइनस 1, और फिर g का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, m माइनस 1 l 3 t माइनस 2, और फिर h का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का, m l2 t माइनस 1। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, वो एक जो हमारा डिराइवेशन वाला फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको यूज कर सकते हैं। मतलब m प्रोपोर्शनल टू c पावर a, g पावर b, h पावर c, वो यूज कर सकते हैं। अगर उस मेथड में करेंगे तो थोड़ा वही लेंदी होगा।
अगर हम और एक मेथड यूज करें, वो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड अगर यूज करें तो उससे जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपको यहां पे बोलता हूं कि अगर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लाना है तो हमें लेंथ और टाइम को हटाना होगा यहां से। तो कोशिश करें लेंथ और टाइम को हटाने के लिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर हम c और h को मल्टीप्लाई करें, ध्यान रखना है मास को कैंसिल नहीं करवाना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं c और h को मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। डिवाइड करें क्योंकि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले तो मास कैंसिल हो जाएगा, हमें मास को कैंसिल नहीं करना है। ओके ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं। मैं एक काम करता हूं, पहले g और h को डिवाइड करता हूं। तो एक काम करते हैं h बाई जी करते हैं, पहले h बाई जी। तो h क्या है m L2 t माइनस वन बाई जी m माइनस वन L3 t माइनस टू। तो यहां पर ये बन जाएगा m स्क्वायर L माइनस वन T1। अब अगर हम इसके साथ c को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ और टाइम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मास बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं अब हम h इंटू सी बाई जी। तो ये क्या बनेगा m स्क्वायर L माइनस वन T1 इंटू L T माइनस वन। तो m स्क्वायर का क्या डायमेंशन बन रहा है, m स्क्वायर का बन रहा है h c बाई जी या फिर h c इंटू जी पावर माइनस वन। तो m का डायमेंशन क्या आएगा, m का डायमेंशन आएगा h पावर 1/2 c पावर 1/2 g पावर माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गया मास का डायमेंशन। वैसे ही अब कोशिश करते हैं L का डायमेंशन निकालने के लिए, और L का डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, G और H को मल्टीप्लाई करके देखना होगा क्योंकि वहां से M कट हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं G और H को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्योंकि मास कैंसिल हो जाएगा। तो मास अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा L5 T पावर माइनस 3। अब बचा हमारे पास C का कुछ ऐसा करेंगे हम, और इसके साथ या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे ताकि ये जो T है वो कैंसिल हो जाए। तो इसके पास T का पावर कितना है, -1 है। तो अगर इसका पावर 3 कर दे तो ये भी 3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -3 है। और इसका पावर 3 करने के बाद अगर डिवाइड कर दें तो क्या ये T-3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे अब हम G इंटू एच बाई सी क्यू कर देंगे। तो ये क्या बन गया L5 T पावर -3 बाई L क्यू T पावर -3। तो अब ये T-3 तो कैंसिल हो गया। अब क्या बन रहा है, ये क्या बच रहा है, L स्क्वायर बच रहा है। और L स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आएगा GHC पावर -3। तो L का क्या आएगा, L का आएगा G पावर हाफ H पावर हाफ C पावर -3/2। ओके, अब इसी तरह हम टाइम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां पर तो मास नहीं है। अगर टाइम का निकालना है तो वैसे भी हमें मास को कैंसिल करना है, तो यहीं से हम रिपीट करेंगे L को कैंसिल करने के लिए और यूज करेंगे C का। अगर C का यहां पर L का पावर कितना है, 5 है। तो अगर मैं C का पावर 5 कर दूं तो यहां पर भी 5 बन जाएगा और यहां पर -5 बन जाएगा, और इसको मैं डिवाइड कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। G इंटू एच बाई सी का पावर 5।
तो क्या बनेगा, L पावर 5 T पावर -3 बाई C पावर 5 मतलब L पावर 5 T पावर -5। तो ये L पावर 5 कैंसिल, T पावर -5 ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो T स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इक्वल हो जाएगा G इंटू H इंटू C पावर -5 के साथ, और T का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया G पावर 1/2 H पावर 1/2 C पावर -5/2। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को, ये जो 3 एक्सप्रेशन आया मास लेंथ टाइम का, इसको हम याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा है पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो ये अगर याद रख लेंगे तो भी सही कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये मेथड जो है वो भी हमें याद रखना होगा क्योंकि ऑप्शंस में कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर ये है कि इन 2 सिस्टम्स, 2 सिस्टम है हमारे पास, और इन 2 सिस्टम में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन यहां पर हमें गिवन है, और अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। तो उसी 2 सिस्टम में हमें मास, लेंथ एंड टाइम के बीच रिलेशन लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और हम पहले ये जो रिलेशंस गिवन है वो लिख लेते हैं थोड़ा। V2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू V1, और उसी का डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं। V2 मतलब यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो L2 T2 पावर -1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा L1 T1 पावर -1। ओके, हो गया। अभी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन जो हमारे पास है वो एक्सेलरेशन का है, वो है A2 इक्वल टू अल्फा बीटा A1, और A2 मतलब एक्सेलरेशन है, तो L2 T2 का पावर -2 इक्वल टू अल्फा बीटा L1 T1 का पावर -1, T1 का पावर -1 नहीं होगा, सॉरी, एक्सेलरेशन है इसीलिए -2 होगा, और ये है इक्वेशन 2। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है फोर्स, F2 इज इक्वल टू F1 बाई अल्फा बीटा। तो F2 का M2 L2 T2 -2 इक्वल टू F1 मतलब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 बाई अल्फा बीटा लिख लेता हूँ, और F1 मतलब M1 L1 T1 -2, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम कोशिश करते हैं मास और लेंथ और टाइम के बीच रिलेशन निकालने के लिए। ओके, तो यहां पर अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, देखते हैं कि यहां पर L2 T2 पावर -2 है, यहां पर भी L2 T2 पावर -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बनता है रिलेशन हमारा? M2 इक्वल टू 1 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा M1। तो ये हमारे मास का रिलेशन आ गया। ओके, ठीक है। अब अगर एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देंगे और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या बनता है देखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे
तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा, ये -2 बनेगा, ये फोर्थ बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया L2 स्क्वायर T2 पावर -1 बाई इक्वेशन 2, मतलब L2 इंटू T2 पावर -2। अच्छा, ये भी -2 बन जाएगा, फिर इक्वल ये अल्फा फोर्थ हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया, नीचे ये अल्फा बीटा है, और ये L1 का स्क्वायर और T1 का -2 हो जाएगा, बाई नीचे L1 इंटू T1 का पावर -2। ठीक है, तो अब यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जो T2 पावर -2, T2 पावर -2, T1 पावर -2, T1 पावर -2, और यहां से एक एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा यहां पर हो जाएगा L2 इक्वल टू अल्फा क्यू बाई बीटा क्यू इंटू L1। तो ये हो गया हमारा दो सिस्टम में लेंथ का रिलेशन। ठीक है, अब टाइम के लिए अगर एक काम करेंगे, सिर्फ इक्वेशन 1 को ही हम थोड़ा सॉल्व कर लें, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये नीचे इसको हम ये नीचे T2 है मान लेते हैं, L2 बाई T2, ये L1 बाई T1 है। तो इसीलिए थोड़ा इसको अगर हम इक्वेशन को अरेंज करके लिख दें, T2 इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू बीटा बाई अल्फा स्क्वायर इंटू T1। ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे T2 आ जाएगा और ये नीचे T1 आ जाएगा, तो मैं T2 को इस तरफ ले गया और T1 को इस तरफ लेकर आ गया, L1 डिवाइड कर दिया और ये एक्सप्रेशन को इस तरफ लेकर आ गया। तो T2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू बीटा बाई अल्फा स्क्वायर इंटू T1। और हमारे पास जो T2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं अल्फा क्यू बाई बीटा क्यू। यहाँ से L2 बाई L1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं अल्फा क्यू बाई बीटा क्यू। तो ये बन गया, और ये हो गया बीटा अपन अल्फा स्क्वायर इंटू T1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा अल्फा बाई बीटा स्क्वायर इंटू T1। ठीक है, तो ये पूछा था कि ये जो दो सिस्टम्स है उनमें मास, लेंथ और टाइम का रिलेशन क्या होगा, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स n क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय n इज इक्वल टू -d n2 - n1 बाई x2 - x2। अच्छा, यहाँ पे x2 - x2 हो गया है, तो ये x2 - x1 होगा। Okay, where n1 and n2 are the number of particles per unit volume for x equal to x1 and x2 respectively. Find the dimensions of d, where d is called diffusion constant. ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पर एक्सप्रेशन, n इज इक्वल टू -d इंटू n2 - n1 बाई, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे हम, x2 - x1। और हमें ये बोल रहा है कि ये d का डायमेंशन हमें निकालना है, n का वो गिवन है हमें। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पर यूनिट टाइम, और n1 n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो यहाँ पर n का जो डायमेंशन होगा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, पर यूनिट एरिया मतलब L-2 हो जाएगा, और पर टाइम बोला है तो T-1 हो जाएगा, और d का डायमेंशन हमें पता नहीं है, d लिख लेते हैं। और यहाँ पे इसका डायमेंशन सेम होगा, जो कि हम टोटल
डायमेंशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डायमेंशन नहीं होगा, पर यूनिट वॉल्यूम बोला है तो सिर्फ L-3 होगा और नीचे जो है वो L होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली बोला है, तो x जो है वो डिस्टेंस है और नीचे x2 माइनस x1 है, तो इसका डायमेंशन L, इसका L और ये टोटल भी डायमेंशन L ही होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन रहा है हमारा d का डायमेंशन इंटू L का पावर -4। तो फिर d का डायमेंशन हो जाएगा L-2 t-1 इंटू L4। तो d का डायमेंशन हो जाएगा L2 t-1। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये आ गया हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो केवीएस और एनवीएस का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसका कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनर्जी, वेलोसिटी v और फोर्स F को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी ले तो डायमेंशन ऑफ मास पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, एनर्जी E है, तो E का डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, mL2t-2। ठीक है, और वेलोसिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं L-1 और F का डायमेंशन हम लिख सकते हैं mL-2। तो इनमें से अगर हम वही थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें और कंबाइन करें तो मास का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यही दो इक्वेशंस को हम देख ले थोड़ा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देख लें। तो यहाँ पर L2 है, t-2 है, तो अगर इसको स्क्वायर करके डिवाइड कर दे तो हो जाएगा। तो मतलब E बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन देखें तो ये आ जाएगा mL2 t-2 बाई L स्क्वायर t-2। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा मास का डायमेंशन। अल्टरनेटिवली हम ये भी सोच सकते हैं कि एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, और यहाँ पर हमें डायमेंशन पूछा है मास का, तो मास का डायमेंशन जो कि इक्वल होगा 2 डायमेंशन लेस है तो E और बाई v², तो E इंटू वी पावर -2, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.00023। तो ये हमारे जो रूल्स हम पढ़े थे, रूल्स सेकेंड रूल था कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के बीच कितने भी जीरो आ जाए, अगर डेसिमल कहीं पर भी हो, वो सारे सिग्निफिकेंट होते। तो ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है और ये जीरो सिग्निफिकेंट है, तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोइंग इन ए ट्यूब ऑफ रेडियस r विद स्पीड v, द रेनॉल्ड्स नंबर r इज इक्वल टू kx बाई रो आर भी। k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो x क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमारे पास जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है रो डी वी बाई एटा, वेर रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब एंड वी इज द स्पीड ऑफ फ्लो एंड एटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
और इसको हम अदरवाइज रो 2RV बाई एटा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर का एक्सप्रेशन थोड़ा मतलब उल्टा दिया है, ठीक है। फिर भी जो भी हो डायमेंशनली तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशन लेस होता है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इसको हम रेनॉल्ड्स नंबर नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर नहीं बोलना था, ठीक है। फिर भी ये तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो देखते हैं, R इज इक्वल टू K इंटू एक्स बाई रो आर वी, तो ये डायमेंशन लेस है। और अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर कर ले तो यहाँ पर तो रो आर भी है, और बस ये जो है वो नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बन रहा है, आंसर है विस्कोसिटी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा एनवीएस का 2022 का क्वेश्चन है, और ये बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, T इज इक्वल टू K इंटू एल पावर ए जी पावर बी, और डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन मैं यहां पर ये बोलूंगा, क्या हमें ये याद नहीं है कि T इज इक्वल टू K इंटू रूट ओवर ऑफ एल बाई जी, अगर ये याद है तो T इज इक्वल टू एल पावर 1/2 इंटू जी पावर -1/2 है। तो इतना डायमेंशनल एनालिसिस करके टाइम लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो A का वैल्यू 1/2 और B का वैल्यू -1/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये और एक क्वेश्चन है हमारे पास, वही एसर्शन रीजन टाइप एनवीएस 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि ये एक एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन में कि रूट ओवर ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन हैज डायमेंशन इज दैट ऑफ, ये वाला एक्सप्रेशन है रीजन में। तो आइए चेक करते हैं। तो पहला जो एक्सप्रेशन है रूट ओवर ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, तो यंग्स मॉडुलस मतलब प्रेशर का m(l)-1 t-2, और डेंसिटी मतलब मास बाई वॉल्यूम मतलब ml-3, और उसका फिर स्क्वायर रूट है मतलब पावर हाफ है, कैंसिल हो गया, तो ये L2 हो गया और t-2 हो गया, और इसका जो पावर हाफ है तो L1 t-1, तो इसका जो यूनिट बन रहा है मीटर पर सेकेंड बन रहा है। तो मतलब ये एक्सप्रेशन सही है। रीजन में क्या है, रीजन में क्या है कि 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर नीचे t है, और ये फिर से आया है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो ये अगर स्पीड हो गया और नीचे टाइम है, तो ऑब्वियसली ये डेफिनेटली किसके साथ इक्वल होगा, डायमेंशनल एक्सेलरेशन के साथ इक्वल होगा। तो रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो इस एक्सेलरेशन के साथ कोई तालमेल नहीं रखता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एनवीएस 2022 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नेदर यूनिट्स नॉर डायमेंशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं है और डायमेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि आपको डायमेंशन के मतलब डायमेंशन क्वांटिटीज जो है उसका डायमेंशन आपको पता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। ये इजी है, आप बता सकते हैं, ओके। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और इसके बाद हम जो कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, वो हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में, ओके। सो डियर टीचर्स, इफ दिस कंटेंट इज यूजफुल फॉर यू, kindly subscribe the channel, press the bell icon, share it and like it.